पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। हाल ही में दिल्ली में हुआ बम ब्लास्ट सिर्फ एक सिंगल ब्लास्ट नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। इरादा था किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने का, जिससे पूरा देश दहल उठे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस आतंकी हमले के तार किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़े लगते हैं, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जाता है। दिल्ली में हुआ हमला एक बड़ी साजिश थी। आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल 9/11 जैसे विनाशकारी हमले की योजना बना रहे थे। दिल्ली के लाल किले के पास धमाका इसकी शुरुआती संकेत है और शायद बरामद हुआ विस्फोटक और गिरोह के धरपकड़ के बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर। जांच रिपोर्ट्स की माने तो गिरोह का इरादा कई इमारतों को उड़ाने का था, जो इतिहास का सबसे घातक हमला हो सकता था। तैयारी 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर केंद्रित थी। वेस्ट यूपी और कश्मीर के कनेक्शन से साफ है ये इंटर स्टेट नेटवर्क सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि देश के कई धार्मिक शहर भी निशाने पर थे। अयोध्या, काशी या अन्य तीर्थ स्थल टारगेट थे। श्रीनगर में लगाए गए धमकी भरे पोस्टर 2019 से चले आ रहे जेम के प्रचार से साफ है कि धार्मिक सभाओं जैसे कि कुंभ को निशाना बनाया जा रहा था। विदेशी भक्तों की मौजूदगी को कमजोरी के रूप में इस्तेमाल करने की योजना थी। बड़े मंदिर जैसे महाकालेश्वर और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, फरीदाबाद जैसे बड़े शहर मुख्य लक्ष्य। गिरफ्तार डॉक्टरों के नेटवर्क से वेस्ट यूपी में नया आतंकी सर्किट बनाने की कोशिश साफ है। केमिकल और विस्फोटक हमलों का मिश्रण तैयार किया जा रहा था। इस हमले के तार विदेशों से भी जुड़े। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, स्पेन, दुबई से फंडिंग के सबूत। अल फलाह मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद जैसी संस्थाएं कवर के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। हवाला रूट से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो रहे थे, जो कन्वर्जन और रैकेट फंडिंग से जुड़े थे। देश में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल एक्टिव था, जो इसे पूरे टेरर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसे व्हाइट कॉलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें डॉक्टर जैसे डॉक्टर उमर मिर्जा, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर आदिल शामिल हैं, जो लैब में विस्फोटक बनाते हैं। ये कश्मीर और हिंदी पट्टी के मिश्रित नेटवर्क से जुड़े परिवार के सदस्य भी जागरूक थे। ये मॉड्यूल 2019 के श्रीनगर पोस्टर से शुरू हुआ, जो जेईएम का प्रचार था। डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन अभी सिर्फ छोटी मछलियां फंसी। बड़े मगरमच्छ बाहर हैं, जिन्हें एजेंसियां साल भर से ट्रैक कर रही थी। ये साजिश हिंदू धार्मिक स्थलों और शहरों को कमजोर करने की, लेकिन वक्त रहते नाकाम कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द टेरर ट्रेल, साजिश की इनसाइड स्टोरी। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया, समझाया कि कैसे दिल्ली बम धमाके ने 14 साल बाद पूरे देश को दहला दिया है और अब केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि आतंकी हमला था। तो इस आतंकी हमले की साजिश कैसे रची गई, निशाने पर कौन था, ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल आखिर होता क्या है और दिल्ली ब्लास्ट से पहले और उसके बाद क्या क्या हुआ, हम आपको दिखाएंगे हमारे स्पेशल बुलेटिन में द टेरर ट्रेल में। तो दिल्ली में हुआ ब्लास्ट एक आतंकी हमला था। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब केंद्र सरकार ने भी इसे आतंकी हमला मान लिया है। मोदी कैबिनेट ने आतंकियों की इस कायराना करतूत की घोर निंदा की है और कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगा और गुनाहगारों की पहचान हो गई है। आज कैबिनेट की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion
near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. ऐसे में बड़ा सवाल यह कि यदि ये आतंकी हमला ही है, केंद्र सरकार भी ऐसा मान रही है, तो क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने वाला है? क्योंकि मोदी सरकार ने इससे पहले ही साफ कर दिया था कि यदि दोबारा आतंकी हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध ही माना जाएगा। आज भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में दिखाई दिए। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। तो भूटान से वापसी एक्शन में मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे भूटान से LNJP अस्पताल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और इसके साथ ही बैठक भी उन्होंने अस्पताल में ही की। बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, डॉक्टर्स के एक्सपर्ट टीम से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक कर हालात जाने की किस तरीके से अब मोदी सरकार और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही हैं। और देखिए, आतंकियों को भी दो टूक चिता दिया गया है। उनका कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, साजिशकर्ताओं को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए अब एक सबसे बड़ा सवाल, यदि आतंकी हमला ही है, केंद्र सरकार ने यदि मान ही लिया है, तो अब क्या ऑपरेशन 2.0 लॉन्च होगा और किस तरीके से अब आतंक के आकाओं को नेस्तनाबूद किया जाएगा? तो एक ऐसी साजिश जिसका दायरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला दिखता है। इस रिपोर्ट में अब आपको समझाते हैं कि कैसी साजिश रची गई और कहां-कहां तक इसके तार फैले थे। दिल्ली विस्फोट के बाद पीएम मोदी ने LNJP अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और कहा कि साजिशकर्ताओं को सजा जरूर मिलेगी। तो आपके इस धमाके के पीछे संलिप्त साजिशकर्ताओं के बारे में बताते हैं। ये धमाका व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है, जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स पर आधारित था। ये मॉड्यूल पाकिस्तान की ISI, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से प्रेरित है, जो पढ़े लिखे शहरी पेशेवर जैसे कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को निशाना बनाकर काम करता है। ये लोग सतही तौर पर सम्मानित दिखते हैं, इसलिए शक की गुंजाइश कम होती है। दिल्ली ब्लास्ट के तार तुर्की से भी जुड़े। डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जिस पर विस्फोट वाली कार चलाने का शक था, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। और गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकीब, जिसने फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, उसके ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक मिले थे। वो दोनों जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स से मुलाकात करने के लिए तुर्की भी गए थे। ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार व्हाइट कॉलर मॉड्यूल तुर्की यात्रा के बाद और मजबूत हुआ और तुर्की से लौटने के बाद इस मॉड्यूल ने अपने नेटवर्क को पूरे देश में फैलाने का निर्णय लिया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां-कहां से धमाके के तार जुड़े हैं, कब से साजिश ये रच रहे थे, कैसे एक-एक करके जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी और फिर उसके बाद कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई। तो देखिए, कनेक्शन का स्थान क्या है, संगठन क्या है, विवरण क्या है, मुख्य संदिग्ध कौन है, सबूत क्या मिले, ये सब कुछ हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर छापेमार कार्रवाई की गई जम्मू कश्मीर में, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग में। मुख्य संदिग्ध पुलवामा का डॉक्टर मुजम्मिल गनई, जो कि कार चला रहा था, कार का मालिकाना हक पुलवामा के ही पास बताया जा रहा है। और वहीं IED बनाने के लिए 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया और इसके साथ परिवार के सदस्यों की संलिप्तता भी मिली है। और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस इस सुराग के बाद सीधे पहुंचती है हरियाणा के फरीदाबाद, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक सामने आया। संदिग्ध बताया जा रहा है कि यहां पर बमर एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, जहां विस्फोट तैयार किए जा रहे थे और यहां से ही ये मॉड्यूल चलाया करता था। इसके बाद यहां से ही डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई और यह भी सामने आया कि कार फर्जी एड्रेस पर खरीदी गई। लेकिन सबसे बड़ी जांच का विषय यह भी है कि आखिर फर्जी एड्रेस इनको अवेलेबल हुआ कैसे और कौन भारत के लोग हैं जो इनका यहां पर सपोर्ट कर रहे थे, कितने आसानी से फर्जी एड्रेस पर इन्होंने कार खरीद ली।
फरीदाबाद के बाद अब उसके बाद हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस इनसे पूछताछ करती है और सीधे पहुंचती उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ में छापेमार कार्रवाई की गई। जैश ए मोहम्मद के समर्थक पोस्टर लगाने वाले गिरफ्तार किए गए, 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का हब लखनऊ बनाया गया था, इसका खुलासा हुआ। और यह भी खुलासा हुआ कि हवाला से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जाते थे और वेस्टर्न यूपी में यानी कि दक्षिण यूपी में नया सर्किट बनाने की योजना थी। और जैसे ही लखनऊ में और फरीदाबाद से लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, उसके बाद दिल्ली में पैनिक के कारण एक ब्लास्ट कर दिया गया जिसमें कई मासूमों की मौत हो गई। और अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर कनेक्शन पाकिस्तान के आईएसआई और जैश ए मोहम्मद से कैसे सामने आए। हैंडलर्स पाकिस्तान से निर्देश दे रहे थे, बाकायदा जैश ए मोहम्मद का ये लोग प्रचार करते थे। साल 2019 के पोस्टरों से इनका प्रचार शुरू हुआ। बाकायदा इन्होंने टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए, क्रॉस बॉर्डर फंडिंग की जाती थी। तुर्की लिंक की भी जांच की जाएगी। हमने आपको बताया कि उमर और उनका जो एक और साथी है मुजम्मिल, वो पहुंचे हुए थे तुर्की जैश ए मोहम्मद के कमांडर से मुलाकात करने के लिए। और ऐसे में अब यह भी देखा जाएगा कि इनकी क्या कनेक्शन है। अमेरिका हो, स्पेन हो, दुबई हो, यहां से फंडिंग की भी जानकारी मिली है। और ये वो तमाम देश हैं जो इनके रिक्रूटमेंट के रूट माने जाते हैं। ये भी जानकारी मिली है कि कन्वर्जन रैकेट से भी जुड़े हैं। हवाला नेटवर्क के जरिए इन्हें फंडिंग ट्रांसफर की जाती थी। तो कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं कि विदेशी कनेक्शन क्या है। ना सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की बल्कि अमेरिका, स्पेन और दुबई से भी तार जुड़े हैं। फंडिंग और रिक्रूटमेंट का रूट अमेरिका, स्पेन और दुबई माना जा रहा है। और कन्वर्जन रैकेट से भी जुड़े हैं। हवाला नेटवर्क के जरिए रुपयों का ट्रांसफर होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि इतनी मात्रा में विस्फोटक इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे, तो इनको फंड की जरूरत पड़ती और फंड हवाला नेटवर्क के जरिए इन्हें मुहैया होता था। तो नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। जगह जगह चेकिंग चल रही है। IBC 24 की टीम भी ऐसे में पहुंची दहशत की साजिश रचने वाले सफेद पोशों के घर। जी हां, हम पहुंचे कार को उड़ाने वाले सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर मोहम्मद और आतंक की एक नई कहानी लिखने वाले मौलवी इरफान के घर, जहां इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है और इनके परिजन सिरे से नकार रहे हैं कि डॉक्टर उमर या फिर इरफान मौलवी ऐसी खौफनाक साजिश रच ही नहीं सकता। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये सरासर इल्ज़ाम है उन पे। ये इल्ज़ाम है, हम नहीं मानते हैं कि वो ऐसा काम करते। फिर हो गई, उसने कोई डर कर बात नहीं की, आराम से उसने भी बात की, बेझिझक उसने बात की। कोई जब हमें कुछ पता ही नहीं, जब वो इस टाइप का इंसान ही नहीं था तो क्या बता सकते। सामान्य से दिखने वाले इस इंसान को जरा गौर से देखिए। ये है दहशत की साजिश रचने वाला जो अब कानून के शिकंजे में है। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिक की ड्यूटी करने वाला शख्स दरअसल आतंक की एक नई कहानी लिख रहा था। नाम इरफान अहमद वागे, जिसे लोग इमाम इरफान, मौलवी इरफान के नाम से जानते थे। दक्षिण कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार इस मौलवी पर आरोप है कि उसने मेडिकल छात्रों और युवा डॉक्टरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक इरफान कथित तौर पर एक सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल चला रहा था, जो शिक्षा और धर्म के नाम पर कट्टरपंथी सोच फैलाने की साजिश रच रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इरफान का लिंक फरीदाबाद में पकड़े गए उस नेटवर्क से भी है, जिसे दिल्ली कार ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले पकड़ा गया था। इरफान पर आरोप है कि उसने मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी पहुंच बनाई और डॉक्टर्स के बीच नफरत का जहर फैलाने की कोशिश की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीर की घाटी में गिरफ्तारी एक बड़े आतंकी नेटवर्क के खुलासे की शुरुआत मानी जा रही है। इरफान से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां अब ये समझने की कोशिश में है कि धर्म और प्रोफेशन के आड़ में आखिर कितने लोग इस साजिश का हिस्सा है। IBC 24 की टीम भी शोपियां पहुंची। हम मौलवी इरफान के घर पहुंचे, जिसे हाल ही में हिरासत में लिया गया है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है, कब और कैसे इरफान की गिरफ्तारी हुई और इरफान की गिरफ्तारी को लेकर इरफान के परिजनों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। इरफान के ऊपर काफी संगीन जुर्म लगे हैं। ये तो इल्जाम है, ये इल्जाम है, एलिगेशन है उस पे। ये नहीं है, हम नहीं मानते हैं उन्होंने वो ऐसा काम करे। हम फिर उसकी शादी क्यों करते? अगर हमें पता होता वो ऐसी बात ऐसा काम करते हो तो हम उसकी शादी करवाते। वो ऐसी बात नहीं है, ये सरासर इल्जाम है उन पे। ये इल्जाम है, हम नहीं मानते हैं कि वो ऐसा काम करते। इरफान के परिवार का तो साफ कहना है कि ये सब महज इल्जाम है और इन धमाकों से इरफान का कोई लेना देना नहीं है।
बहरहाल अभी पूछताछ जारी है और जांच भी। IBC 24 की टीम फिर डॉक्टर मोहम्मद उमर के घर भी पहुंची, जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकने के बाद धमाका किया था, जिसमें कई मासूमों की मौत हो गई। उमर के परिजनों का भी यही कहना है कि उसने शुक्रवार को फोन पर कहा था कि अब वो ही कॉल करेगा क्योंकि उसे एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन उसके बाद ये खबर आई। फिर मैंने फ्राइडे को उसने वहीं से कॉल की, उसने कहा कि आप ज़्यादा तंग मत करना, मैं यहीं से फ़ोन किया करूँगा। तो फिर उसने जुम्मे के दिन फ़ोन किया, मैंने मामा का हाल चाल पूछा, छोटे भैया का हाल चाल पूछा, फिर मैंने मेरे साथ बात की। मैंने कहा घर आ जाओ ना, घर क्यों नहीं आ रहे हो? उसने कहा मैं आ जाऊँगा लेकिन 2-3 दिन के बाद आ जाऊँगा। क्या बताया फिर जब बात? कुछ नहीं, बस इतना ही। लेकिन वो भी बेफिक्र हो गए, उसने कोई डर कर बात नहीं की, आराम से उसने भी बात की, बेझिझक उसने बात की। कोई जब हमें कुछ पता ही नहीं, जब वो इस टाइप का इंसान ही नहीं था तो क्या बता सकते। डॉक्टर उमर मोहम्मद के परिजन या मौलवी इरफान के, इनका यही कहना है कि ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन अभी पुलिस पूरे मॉड्यूल को खोजने में लगी है और किस तरह से भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही थी इसकी भी पड़ताल की जा रही है। लेकिन वाकई सवाल तो बड़ा है कि जब आतंक सफेद पोश बनकर आए तो उसे पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। इधर पूरे घाटी में दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। पूरे क्षेत्र में कई स्थानों पर नाके बनाए गए हैं। वाहनों की, व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद पूरी वादी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के शोपियान ज़िले में मौजूद है और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस जो है, पुलिस के नाके जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दक्षिणी कश्मीर के ज़िला पुलवामा की तो उस डॉक्टर उमर का नाम सामने आ रहा है जिसने वो आखिर में गाड़ी खरीदी थी। सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है, जांच तो होगी और कड़ी होगी। हर सुराग, हर कड़ी को खंगाला जाएगा, पर एक सच्चाई बदलती नहीं। मासूमों की जानें लौट कर नहीं आएंगी। उनके परिवारों के दर्द को ही हमारी चुनौती मानकर हमें साजिश की जड़ तक पहुंचना होगा ताकि ऐसे विनाशकारी विस्फोट दोबारा हो ही ना। शोपिया से रजा जैद की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी जो ब्लास्ट से पहले i20 कार चला रहा था, पता चला है कि उसके नाम पर एक और कार है, लाल इको स्पोर्ट। इस खबर ने चिंता और बढ़ा दी, हड़कंप मच गया, लेकिन आखिरकार वो कार भी बरामद कर ली गई। दिल्ली धमाके के बाद जब इन्वेस्टिगेशन तेज हुई, पता चला कि डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी विस्फोट वाली कार चला रहा था। उसके नाम पर एक लाल फोर्ड इको स्पोर्ट जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK058 है, वो भी रजिस्टर्ड है। संदिग्ध ने फर्जी एड्रेस देकर इसे खरीदा था। शक था कि दूसरे हमले के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कार की खोज तेज हुई। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। हर लाल इको स्पोर्ट चेक हो रही थी। हजारों सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए गए और आखिरकार वो लाल इको स्पोर्ट कार मिल ही गई। खंदावली से कार को बरामद किया गया। अब इस कार को कब्जे में लेकर आगे की जांच की जाएगी। भले ही दिल्ली में यह हादसा एक बड़े बम धमाके के बाद रुक गया, लेकिन जिस तरह से इस धमाके के बाद और ब्लास्ट से पहले की घटनाएं सामने आई, जैसे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, उससे साफ है कि यह सिर्फ एक ब्लास्ट की साजिश नहीं थी। उससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि देश के भीतर ही ऐसे और कितने स्लीपर सेल या मॉड्यूल काम कर रहे हैं जो लगातार भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की ताक में है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए तमाम इन डॉक्टर्स को फांसी की मांग अब तेज हो गई है। ग्वालियर में हिंदू महासभा समेत सकल हिंदू समाज ने केंद्र सरकार से आरोपी डॉक्टर शाहीन को फांसी दिए जाने की मांग की। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली में हुआ ब्लास्ट एक सोची समझी आतंक की साजिश थी। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को रोकने की कोशिश थी। आरोपी शाहीन की फांसी की मांग और धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को मजबूती देने के लिए ग्वालियर से सनातन धर्म यात्रा वृंदावन तक निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर को महाराज बाड़ा के हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना के साथ होगी। शाहीन ने जो कृत्य किया विस्फोटक पदार्थ के द्वारा दिल्ली में
लाल किले के मेट्रो स्टेशन पर के नज़दीक जो विस्फोट किया, जिसमें 12 हमारे भारतीय नागरिकों की जानें गई, उन शहीदों को हम नमन करने के लिए 14 नवंबर को सुबह 11 बजे बड़े हनुमान मंदिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे स्पेशल बुलेटिन द टेरर ट्रेल में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।